नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के एक नए कमाल धमाल कोर्स को जो कि टर्म फर्स्ट के लिए स्पेसिफिकली रहेगा। और यार आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट को जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को। बहुत ही कंप्लीट डिटेल में वाले लेक्चर्स रहेंगे और यार यहाँ से हम टारगेट करेंगे बिल्कुल मिशन 50 ऑन 50, जहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि यार फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम 50 में से 50 को स्कोर कर सकें। तो दोस्तों ये जो लेक्चर रहेंगे कम्प्लीटली टर्म फर्स्ट के सिलेबस के अनुसार रहेंगे, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स एकदम पीडीएफ फॉर्म में फ्री में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही यहाँ पर हम कंप्लीट चैप्टर की समरी को पढ़ने वाले हैं इमेजेस के माध्यम से। देन फिर मैं आपको यहाँ पर जो सीबीएसई की लेटेस्ट किताब है उसके अनुसार भी यहाँ पर चीज़ें पढ़ाऊंगा। देन हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज करेंगे। तो यार कंप्लीट कमाल धमाल ये पैकेज आपके लिए रहने वाला है, कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो बिल्कुल यार आप इसको देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट को पढ़ना। करते हैं हमारी फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट को। और ये जो फर्स्ट यूनिट है उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है आपका सिलेबस क्या है टर्म फर्स्ट का है। तो वहाँ पर आपके टोटल 5 यूनिट्स आ रही है, 1, 2, 5, 6 और 8। और टोटल 35 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें हर एक यूनिट 5 यूनिट्स आनी है। तो हर एक यूनिट 7 मार्क्स की आएगी। प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स रहेंगे। और यार +5 मैंने यहाँ पर सिंसियरिटी के लिख रखे कि अगर आपने एकदम सिंसियर होके इस कंप्लीट कोर्स को भी फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनेटली यार आप यहाँ पर आराम से 50 ऑन 50 स्कोर कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। बच्चों यहाँ पर आपका पेपर किस टाइप का होगा पहले थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो टोटल 3 सेक्शंस में आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर को डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट सेक्शन रहेगा जो कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा, जहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चंस आएंगे और 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। देन इसके बाद आएगा अपने पास एप्लीकेशन प्लस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़े से डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस वाले कोर्स में हम सारे तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें भी आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 4 ऑप्शनल रहेंगे। देन उसके बाद यार अब की बार केस स्टडीज़ को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो टोटल 12 केस स्टडीज़ आपके पास में आने वाली है और 12 में से कोई भी 10 केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो आपका टर्म फर्स्ट का पेपर रहेगा उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 60 क्वेश्चंस वहाँ पर आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 35 हैं। इसका मतलब ये हुआ यार कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 0.7 मार्क्स का है। तो ये आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, 0.7 मार्क्स का है। मैंने एक बार बच्चों को पेपर सॉल्व करने के दिया था तो उन्होंने 35 क्वेश्चन सॉल्व करे कि सर 35 क्वेश्चन मतलब 35 मार्क्स, लेकिन आपको क्वेश्चन 50 सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 0.7 मार्क का है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हम आगे यार। 15 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल का सिलेबस भी बता रखा है, तो इस वाले कोर्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। एक कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख लेना कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और जो वाइवा के क्वेश्चंस और सेशंस हैं वो भी मैं आपके इसी कोर्स में ले लूँगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल का सिलेबस, जिसमें 5 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल के। देन आपको एक फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करनी रहेगी, 5 मार्क उसके, और 5 मार्क का वाइवा रहेगा। तो वाइवा की भी मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं यार हम फर्स्ट यूनिट से। बहुत ही आसान ये यूनिट है। इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट तो अपना जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो, और एक पार्ट में रहेगा आपका क्या पूरा जो नॉकआउट है और लीग टूर्नामेंट के फिक्चर्स हैं। तो फिक्चर यार बहुत ही बड़ा है, तो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में देख लेंगे। और ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक है इसको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग के। देन वेरियस कमिटीज़ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम देखेंगे। प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग का भी मैं आपको बता दूंगा क्या है फंडा। देन उसके बाद हम टूर्नामेंट्स देखेंगे। टूर्नामेंट्स में नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स को भी देख लेंगे। देन उसके बाद जो 1.4 टॉपिक है इस पर स्टार लगा रखा है, क्योंकि पार्ट सेकंड में कवर किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कैसे फिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। हालांकि आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बाय और सीडिंग वाले कंसेप्ट को देखने वाले हैं। यार स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सैम्पल पेपर को यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाता भी चलूँगा। देन उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यार प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा गया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट थे, 34 टीम से कितने मैचेस यहाँ पर करवाने हैं। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, जो कि हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, n-1। तो अगर नॉकआउट टूर्नामेंट रहता है, नंबर ऑफ मैचेस आपको निकालने हैं, तो फॉर्मूला लगाना होता है n-1। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, तो 34 - 1 मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ना, और बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट्स को क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप उसको डील बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
सो यार फर्स्ट जो अपने पास पॉइंट है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का। देखो यार प्लानिंग क्या होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब दिमाग का खेल है जहाँ पर हम एडवांस में चीज़ों के बारे में सोचते हैं, गोल्स को सेट करते हैं और उनके लिए स्ट्रेटजीज को बनाते हैं ताकि हम जो भी हमारे गोल्स हैं उसको एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आईपीएल का, तो यार आप आईपीएल में देखते होंगे कितने पहले से यहाँ पर प्लानिंग करना स्टार्ट हो जाती है कि कौन से स्टेडियम में मैच होगा, कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी होगा। तो यार डेफिनेटली ये पूरी क्या है, दिमाग का खेल है, पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पर आप एडवांस में चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, गोल्स को सेट कर रहे हैं और कैसे रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें ये आप देख रहे हैं। तो यही होती है हमारी जनरली प्लानिंग। देन इसके बाद ये अपने गंजेश भाई आ चुके हैं, ठीक है, इसको हम गंजेश भाई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी समझा रहे हैं कि प्लानिंग क्या होती है, एक सिस्टमेटिक तरीका रहता है जहाँ पर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर जितने भी अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं उसको हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करते हैं। बच्चों एक कीवर्ड है, याद रखना, एमसीक्यू में जनरली पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग में क्या किया जाता है। सो प्लानिंग में बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ये आपकी सीबीएसई की जो किताब है ना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्रीली अवेलेबल है ये। सो इस किताब की भी मैं टॉपिक्स को कवर करता जाऊंगा ताकि आपकी एग्जाम के लिए ओवरऑल तैयारी हो जाए, कहीं से कोई भी पोर्शन ना छूटे। सो यार किताब के अंदर प्लानिंग की डेफिनेशन दे रखी है जो कि हमने अभी आपको बताई है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में सारी प्रक्रिया को यहाँ पर करते हैं और गोल्स को डिसाइड कर लेते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि हम किसी भी कॉम्पिटिशन को या जो भी टूर्नामेंट या इवेंट हम कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कंडक्ट करवा पाएँ। देन इसके बाद एक आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं पर्सनल को। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, वहाँ पर एक गोकुल धाम प्रीमियर लीग होता है जीपीएल। तो जीपीएल में आपने देखना कि रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि टप्पू सिन्हा तुम ये काम कर लो, गोली तुम ये काम करो, हाथी भाई कैटरिंग का काम संभाल लो। देन इस तरह से क्या होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है पर्सनल्स को और उनको रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। देन स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, जो की पोजीशंस रहती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा पूरे फंड्स को मैनेज कौन करेगा, स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी किसके पास है। तो जो की स्टाफ पोजीशन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि यार जो प्रॉपर टैलेंट है, मतलब जैसे हाथी भाई का टैलेंट क्या है, खाना खाने में, तो यार वो सबसे बेस्ट तरीके से मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जो प्रॉपर टैलेंट है प्रॉपर जगह यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करता है स्टाफिंग। देन उसके बाद डायरेक्टिंग। या डायरेक्टिंग में क्या होता है, एक पर्सन लीड करता है और बाकी सारी चीज़ों को ओवरसी करता है। जैसे आपने देखा होगा एक में वो सेक्रेटरी बीड़े भाई सब सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये काम हुआ नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन। एंड लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल में क्या होता है कि जो सीनियर पोजीशन पर रहता है वो क्या करता है, चीज़ों को एक फिश आई व्यू से देखता है, वो ऊपर से देखता है कि क्या सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो पा रही नहीं हो पा रही। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के सहारे चीज़ों को मेज़र किया जाता है कि अच्छा अभी तक इतना काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक इतना काम पूरा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, हो गया तो बहुत ही बढ़िया, शाबाशी आप देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखना है, यहाँ से बहुत सी बार एमसीक्यू बन सकते हैं। सो बढ़ते हम आगे, कुछ आपसे आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन यार जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में और वो ये है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग। सो प्लानिंग इज द सबसे बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन एक और प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है और यहाँ पर पूछा गया है कि एक गुड प्लान शुड नॉट बी। तो एक अच्छे प्लान में क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो आप इमेज के माध्यम से भी थोड़ा देख पा रहे होंगे, क्या देखो प्लान स्पेसिफिक, लॉजिकल और फ्लेक्सिबल होगा जब तक तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक का अपोजिट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग अपने ओपिनियन देते हैं। तो यार प्लान बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग अपने ओपिनियंस दे पाएँ। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा भाई साहब, एक बंदा ही दबंग रहेगा और वो जो बोलेगा वही होगा। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ए गुड प्लान शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक, इट शुड बी डेमोक्रेटिक। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्लानिंग के अंदर डिफाइनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। तो यार प्लानिंग के अंदर डिफाइनिंग प्रोसीजर मतलब क्या, कि हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे जब आप चाय बनाते हो, है ना, चाय बनाते हो तो चाय बनाने की प्रोसीजर क्या रहती है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है कि सबसे पहले पानी उबालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, उसको चाय छन्नी से छान लो, देन उसको चाय पियो, बिस्किट खाओ, ठीक, तो ये काम करो। सो यहाँ पर क्या होता है, इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि हम एक कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइन कर देते हैं।
ठीक। सो ये प्लानिंग टॉपिक अपना यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बता देता हूँ। तो यार ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम गुड़िया दीदी की शादी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बड़ी दीदी है, उनकी शादी है, तो शादी में आप देखना बहुत ही तगड़ी तरीके की प्लानिंग होती है ना। मामा जी, फूफा जी, बुआ जी सभी को टास्क अलॉट कर दिए जाते हैं, कमिटीज़ बनाई जाती है कि भाई साहब आपको बैंड बाजे अरेंज करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये करना है। तो इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पर बहुत ही वेल प्रॉपर्ड वे में चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग के, यहाँ पर से आपका एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल रहेगा टूर्नामेंट के अंदर। जैसे अगर आप आईपीएल की प्लानिंग 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दोगे, सर टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे से, एक बहुत ही तगड़े कंट्रोल में आप टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। देन इसके बाद रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो यार पहले से ही कोई काम करके रखते हो तो चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाती है। जैसे अगर आप एग्जाम के लिए पहले से ही प्लान करके चल रहे हो, आपकी एग्जाम 4 दिन बाद है और आपने आज से ही क्या एडमिट कार्ड और सारी चीज़ों को एक तरह मतलब मैनेज कर लिया, उसको क्या कर लिया, जमा लिया, तो फिर क्या होगा, एग्जाम वाले दिन आप ऐसा नहीं होगा कि पेन भूल गए, पेंसिल भूल गए, एडमिट कार्ड ही भूल गए, है ना। सो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। देन उसके बाद है इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट होंगे, है ना। जैसे वेडिंग में जनरली यही होता है कि आपने देखा होगा जब स्टेज प्रोग्राम होता है, उड़न खटोले से जो लड़की आ रही है, इधर एक और उड़न खटोले से लड़का आ रहा है ना। तो ये इनोवेशन है सारे, और ये कब प्रमोट होते हैं, जब आप पहले से चीज़ों को प्लान करके चलते हो। और सेम गोज़ विथ आईपीएल या जो भी अदर टूर्नामेंट्स हैं, कि आप अगर पहले से चीज़ों को यहाँ पर सोच के चलोगे तो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे और इनोवेशन को भी प्रमोशन यहाँ पर मिलेगा। देन उसके बाद टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स गोल। तो यार पहले से अगर आप प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो, जैसे एग्जाम की, तो एग्जाम की अगर आपने पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर दी तो आपको एक गोल की तरफ क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा कि अच्छा मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ चलूँगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा। देन यार एक अनड्यू प्रेशर जो रहता है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। मतलब जैसे पहले से आपने क्या कर रहा था, दूल्हा दुल्हन के लिए पहले दूल्हे के लिए घोड़ा और दुल्हन के लिए बग्गी अरेंज करी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया, बग्गी ने भी मना कर दिया और उसने मना कर दिया। लेकिन आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि चलो दोनों मना कर देंगे तो भी हम हाथी कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ने क्या कर लिया, यहाँ पर हाथी कर लिया और वेडिंग में 4 चांद लग गए। तो जो अनड्यू प्रेशर रहता है ना, वो भी अवॉइड हो जाता है अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलते हो तो। अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है वेरियस कमिटीज़ और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो यार अब जब भी आप कभी कोई बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हो तो यार वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप टास्क को क्या कर दें, बांट दें। क्योंकि अगर एक जना कंप्लीट आईपीएल की जिम्मेदारी ले लेगा तो यार फिर वो ओवरबर्डन हो जाएगा ना, वो मतलब स्ट्रेस के मारे क्या पता उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो इसलिए जिम्मेदारियों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए वेरियस कमिटीज़ का यहाँ पर रोल होता है उत्पन्न, ठीक। तो इसमें आपको बता देते हैं कौन कौन सी कमेटी है। पहली आती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी रेस्पॉन्सिबल रहती है टेक्निकल कंडक्ट के लिए, जितना भी टेक्निकल काम होता है किसी भी टूर्नामेंट या कंपटीशन में, तो उन सभी की देखभाल कौन करती है, टेक्निकल कमेटी करती है। देन इसका एक और काम क्या होता है, जजेस को, रेफरी को, अंपायर्स को, स्टार्टर्स को, इन सभी को क्या करना, इन सभी को सिलेक्ट करना भी टेक्निकल कमेटी का काम होता है। देन इसके बाद अगली आ जाती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करती है, ये बहुत ही आसान यार, नाम से पता लग रहा है कि खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगी। रिसेप्शन कमेटी, ये रही भाई साहब रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी क्या करती है, जो भी चीफ गेस्ट हैं, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी या फिर कोई भी मैच है या फिर खिलाड़ी हैं, तो उन सभी को वेलकम करने का काम कौन करती है, रिसेप्शन कमेटी करती है। देन इसके बाद अगली आ जाती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इसको हम एकोमोडेशन कमेटी के नाम से जानते हैं। और ये क्या करती है, खिलाड़ियों को स्टे प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा ना, आईपीएल होता है तो जो टीम्स हैं, कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी पुणे, धर्मशाला, है ना, तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर जाती रहती है और वहाँ पर उनको होटल्स दिए जाते हैं। तो होटल्स देने का काम कौन करता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी करती है। नेक्स्ट है अपने पास ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। सो ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी क्या करती है, जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट आपको करने होते हैं ग्राउंड्स के लिए। जैसे यहाँ पर देखो महानुभाव क्या कर रहे हैं, पहले ग्राउंड को साफ करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा क्रिकेट में वाइट लाइन्स बनाई जाती है, वाइड की, क्रीज की, स्टम्प्स लगाना। तो ये ग्राउंड्स और इक्विपमेंट्स का पूरा काम कौन करेगा, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी करेगी। तो नाम से ही पता लगता है यहाँ पर कमेटी का। तो देन उसके बाद मेडिकल फर्स्ट एड कमेटी का क्या काम होगा, तो ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी। कहीं कोई मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो वो भी ये कर देगी। देन फिर आती है प्रोटेस्ट कमेटी, विद्रोह कमेटी, है ना। सो प्रोटेस्ट कमेटी क्या करती है यहाँ पर, जैसे कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा आईपीएल के लिए क्या होता, मुंबई में ड्रॉट आ रहा था, सूखा पड़ रहा था और वहाँ पर स्टेडियम्स में क्या पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था।
तो फिर वहाँ पर क्या प्रोटेस्ट हो गया कि भाई ये बंद करो, ये नहीं चलेगा। और इस तरह के प्रोटेस्ट जब हुए तो प्रोटेस्ट कमेटी ने आके क्या किया, कंप्लीट इशू को हैंडल किया। सो प्रोटेस्ट कमेटी का काम क्या रहता है कि किसी भी इशू को हैंडल करना और यहाँ पर जो टूर्नामेंट है उसके स्मूथ फ्लो को इंश्योर करना। देन इसके बाद अगले आ जाती है अपने पास गोली भाई वाली कमेटी, है ना। गोली अपना हाथी है, उसकी कौन सी कमेटी आती है, तो गोली भाई की जो कमेटी रहती है वो रहती है रिफ्रेशमेंट कमेटी, ठीक। सो रिफ्रेशमेंट कमेटी क्या करती है, जो भी प्लेयर्स रहते हैं, जो भी गेस्ट रहते हैं, उनके रिफ्रेशमेंट का यहाँ पर बंदोबस्त कर देती है। देन फिर आती है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी जो कंप्लीट टूर्नामेंट का बजट रहेगा उसको मेक श्योर करेगी कि सब कुछ सही चल रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी अर्निंग हुई, तो इन सभी को देखने का काम फाइनेंस कमेटी करती है। देन आती है पब्लिसिटी कमेटी। यार पब्लिसिटी कमेटी को मार्केटिंग कमेटी भी कहते हैं, है ना। ये मार्केटिंग कमेटी के साथ मिलकर काम करती है। एंड ये जो पब्लिसिटी कमेटी है क्या करती है, टूर्नामेंट का प्रचार करती है। जैसे आपने देखना कभी जैसे आईपीएल जब आता है तो प प प प प प प प है ना, इस तरीके ट्यून्स और अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि उसको बेस्ट पॉसिबल वे में क्या किया जाए, उसका प्रचार किया जाए। तो पब्लिसिटी का काम यही रहता है। साथ ही ये जो मीडिया हाउसेस रहते हैं ना, उनके साथ भी टाई अप करके रखते हैं। जैसे आईपीएल की अगर कोई प्रेस कमेटी रहेगी तो वो क्या करेगी, जो भी मीडिया हाउसेज हैं लाइक आज तक, स्टार स्पोर्ट्स या और भी जितने भी मीडिया पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उन सभी के साथ भी बातचीत करके रखते हैं। इन लाइसेंस रहते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही कुछ उनको न्यूज़ देनी होती है, फटाक से जो पब्लिसिटी कमेटी उधर न्यूज़ पहुंचा देती है। सो ये अपनी सारी कमिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें और भी कमिटीज़ हो सकती है तो वो आपको सिर्फ नाम से ही पता लग जाएगी, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में वो यही सारी कमिटीज़ हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग। तो ये भी बहुत ही आसान है यार, किसी भी कमेटी का प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग निकाल सकते हो। प्री मतलब वो जो कमेटी है टूर्नामेंट के पहले क्या काम करेगी, ड्यूरिंग मतलब टूर्नामेंट के दौरान उस कमेटी का क्या काम है, और पोस्ट मतलब जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद उस कमेटी का क्या काम है। जैसे पब्लिसिटी कमेटी। सो पब्लिसिटी कमेटी टूर्नामेंट के पहले क्या करेगी, भाई सब दबा के प्रचार करेगी, है ना, कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल लोगों तक वो टूर्नामेंट पहुंच सके। देन ड्यूरिंग टूर्नामेंट वो क्या करेगी कि जो भी यहाँ पर खेल चल रहे हैं उनकी न्यूज़ किसको देना, न्यूज़ हाउसेस तक पहुँचाना। देन ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करना। एंड आफ्टर टूर्नामेंट वो क्या करेगी कि जो भी यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है उनको रिलीज़ करना, है ना, मीडिया को, प्रेस की ब्रीफिंग्स करना। तो ये सब पब्लिसिटी कमेटी का काम रहेगा। तो इसी प्रकार से आप आराम से इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी कमेटी का पोस्ट, प्री और ड्यूरिंग क्या काम रहता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आज तक कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी यार एक सिंस सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए हमने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हम आगे। देखो यही अभी हमने पढ़ा कि कौन सी कमेटी यहाँ पर काम करती है प्रिंट मीडिया के साथ, तो मार्केटिंग या पब्लिसिटी कमेटी जो है वो काम करती है मीडिया के साथ। देन बढ़ते हैं हम आगे। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कौन करेगा। देखो पैसों का लेन देन कहाँ पर होता है, पैसों का जितना भी लेन देन होता है फाइनेंस कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो यही सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को परचेज करने का भी काम करने वाली है। देन उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश किए जाते हैं ना वो कब करने चाहिए, तो यार देखो सबसे जब इवेंट होगा उसके पहले ही करने चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि भाई फाइनल चल रहा है, फाइनल में कोई क्रिकेटर ने किसी सामने वाले को बोल्ड कर दिया और आपने अचानक से रूल बदल लिया कि भाई बोल्ड अब मान्य नहीं है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो आपको टूर्नामेंट के पहले ही प्री इवेंट पे ही आपको डिसाइड करना होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने वाले हैं। बाद में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चेंज हो सकते हैं। चलिए बढ़ते फिर हम आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही कमाल धमाल टॉपिक है और ये टॉपिक है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट बेसिकली एक सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट रहता है। इसमें नंबर ऑफ कंटेस्टेंट compete करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है और बेस्ट रिकॉर्ड के साथ जीतता है उसको हम विनर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास कौन कौन है, अपने पास 4 खिलाड़ी है, विराट, अनुष्का, माही भाई और साक्षी मैडम, ठीक। सो 4 अपने पास यहाँ पर खिलाड़ी है, इनके मैचेस हुए, ठीक है। विराट का मैच हो गया अनुष्का से, माही भाई का मैच हो गया साक्षी मैडम से। फिर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ गए विराट भाई, यहाँ से आगे बढ़ गए माही भाई, ठीक है। देन विराट भाई और माही भाई का मैच हुआ और लास्ट में कौन जीत गए, विराट भाई जीत गए। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर अब हम इस डेफिनेशन को इससे मैच करते हैं। सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट हुए, VA का कॉन्टेस्ट, M और S का कॉन्टेस्ट, फिर V और M का कॉन्टेस्ट। नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स ने यहाँ पर compete किया, जो आगे बढ़ा, जो फाइनल राउंड्स में गया जैसे विराट और माही। देन उसके बाद जिसने बेस्ट रिकॉर्ड के साथ फिनिश किया जैसे विराट, उसको डिक्लेयर कर दिया हमने क्या, विनर। उम्मीद है आप पूरी डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। सीरीज ऑफ कंटेस्ट, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स compete कर रहे हैं, जो फाइनल राउंड तक पहुंचकर बेस्ट रिकॉर्ड के साथ जीत रहा है उसको हम विनर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे टूर्नामेंट्स। अब हम आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है यार। बहुत सी बार MCQ यहाँ से आ जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो रहता है कि स्पोर्ट्समैन यहाँ से डिसिप्लिन सीखता है।
देन सेकेंड है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर क्या होती है, उनकी मुलाकात होती है ना। तो दो महान स्पोर्ट्स पर्सन जेठालाल गड़ा एंड बबीता अय्यर, इन दोनों की मुलाकात कहाँ पर हो रही है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हो रही है बिकॉज ऑफ द टूर्नामेंट। देन उसके बाद एथिकल वैल्यूज़ मतलब नैतिक मूल्यों को यहाँ पर जो खिलाड़ी वो सीखता है, लाइक ऑनेस्टी, कैसे बहुत ही अच्छे से खेलना है, टीम स्पिरिट, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो इन सारी वैल्यूज़ को एक खिलाड़ी यहाँ पर से सीख जाता है। देन उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ क्या वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिंदुस्तानी भाव आपको देख रहे होंगे। सो नॉकआउट टूर्नामेंट और हिंदुस्तानी भाव का एक बहुत ही कमाल का रिलेशन है, ठीक है। वो क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी टीम हारती है तो वो पहली फुर्सत में निकल जाती है, ठीक है। पहली फुर्सत में उसको बाहर कर दिया जाता है। ओनली जो विनिंग टीम्स है वही नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ती है। एंड एक और बात याद रखना है बच्चों, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ओनली गिवन टू विनिंग टीम्स और प्लेयर्स। तो जो यहाँ पर विनिंग टीम या प्लेयर रहेगी वही आगे बढ़ेंगे, जैसे ही टीम हार जाएगी पहली फुर्सत में निकल उसका हो जाएगा। अब इसी का एक और पार्ट क्या रहता है, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन मतलब सांत्वना पुरस्कार। तो अब नॉकआउट में यार सिंस पॉसिबल अच्छी टीमें भी जल्दी जल्दी बाहर हो जाती है। फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल से कोई टीम बाहर हुई तो यार कितना दुख होगा उसको, दिल से बुरा लगेगा उसको। तो फिर क्या होगा, उस केस में कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स करवा दी जाएंगे कि जो दोनों टीम सेमीफाइनल्स में हारी है उनका एक मैच हो जाएगा और जो जीतेगा उसको थर्ड हम डिक्लेयर कर देंगे। तो उसको हम कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, याद रखिएगा। देन सेकंड आ जाती है लीग टूर्नामेंट। अब देखो नॉकआउट में तो क्या हो रहा है, एक टीम को एक मैच ही मिल रहा है जनरली, है ना। जैसे वो एक टीम ने एक मैच जीता तो ही आगे बढ़ेगी, वरना वहीं से बाहर अगर हार गई तो। लेकिन लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। फॉर एग्जाम्पल पिछला ही वाला एग्जाम्पल था विराट, अनुष्का को, माही भाई और साक्षी। तो वो अगर नॉकआउट रहता तो जैसे ही अनुष्का और साक्षी हारे वो बाहर, लेकिन अगर वो लीग रहता तो फिर क्या होता, हर एक बंदे का मैच हर एक दूसरे प्लेयर से होता। जैसे विराट का मैच माही भाई से, साक्षी से और यहाँ पर से अनुष्का मैडम से, सभी से होता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, लीग टूर्नामेंट। सो अब लीग टूर्नामेंट भी दो प्रकार के होता है, एक होता है सिंगल लीग और एक होता है डबल लीग। तो जब एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर से एक बार मैच होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल लीग। जब दो बार मैच होता है जैसे आईपीएल में, है ना, हर एक टीम का आपने देखा होगा 2 बार मैच होता है, मुंबई वर्सेस आरसीबी, आरसीबी वर्सेस मुंबई। तो जब दो बार मैच होता है तो उसको डबल लीग बोलते हैं। लीग टूर्नामेंट को हम यहाँ पर राउंड रॉबिन और बर्जर टूर्नामेंट के भी नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है बस इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हम आगे, नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बहुत ही आसान है यार। इसमें क्या होता है, बस 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और जनरली इनको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रुप स्टेज या जोनल मैचेस में, ठीक है। जोन लेवल पर जो मैच रहते हैं वहाँ पर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का उपयोग किया जाता है। अब देखो क्या होते हैं यार ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, विराट, अनुष्का, माही भाई और साक्षी का मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट राउंड क्या हो गया, फर्स्ट राउंड हो गया वहाँ पर लीग मैच, ठीक है। सबसे पहले हमने उनके लीग मैच करवा दिए। अब लीग मैच में हमने पॉइंट्स टेबल बनाई, ठीक है। पॉइंट्स टेबल बनाई, उसमें सबसे ऊपर आया कौन, विराट और अनुष्का के पॉइंट सबसे ज़्यादा आए। तो फिर विराट और अनुष्का का हम क्या कर देंगे, नॉकआउट मैच करवा देंगे और नॉकआउट मैच करवाएंगे, जो जीता उसको हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। मतलब 2 स्टेजेस में मैच हुआ, एक स्टेज हुई लीग की, एक स्टेज हुई नॉकआउट की। तो उसको बोल देंगे हम लीग कम नॉकआउट, मतलब लीग और नॉकआउट का कॉम्बिनेशन। तो इसी प्रकार से नॉकआउट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लीग और लीग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या नॉकआउट कम लीग हो सकता है, या लीग कम नॉकआउट होता है। जैसे आपने देखा होगा जो अपने आईपीएल होते हैं, आईपीएल जनरली क्या होते हैं, लीग कम नॉकआउट रहते हैं। पहले लीग मैचेस होते रहते हैं, हर एक टीम का दूसरी टीम से मैच होता है, 1-2 मैच हार भी जाते हैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जो लास्ट वाला स्टेज रहता है वो नॉकआउट रहता है, जैसे ही टीम हारती है बाहर हो जाती है, ठीक है। तो लीग कम नॉकआउट हो गया। वर्ल्ड कप भी ऐसे होते हैं, लीग कम नॉकआउट, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, जो भी उनमें हारता है बाहर हो जाता है। लीग स्टेज में एक आध मैच भी हार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो वो होता है अपने पास कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स, याद रखिएगा। देन इसके बाद अगला होता है चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर ऑप्शन में आ जाता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, इस टूर्नामेंट में देर आर 1-to-1 कॉन्टेस्ट होते हैं और देर आर 2 players on each side. So it is a tournament in which there are 1-to-1 contest. जैसे बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट 1-to-1 है ना, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। या फिर 2 players on each side है ना, बैडमिंटन में 2 players on each side भी रहते हैं। 1 player challenge the other and the other player accept the challenge, ठीक है। तो एक प्लेयर दूसरे को चैलेंज कर रहा, भाई हरा के दिखा, वो बोला अरे भाई अभी हराता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है।
देन बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट आता है सीडिंग और बाय का कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने को समझना है। सीडिंग क्या होती है? देखो, सीडिंग इज बेसिकली सॉर्टिंग ऑफ टीम्स। तो याद रखना बच्चों, इस कीवर्ड को आपको याद रखना है कि सीडिंग में हम टीम्स को सॉर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग इसलिए करते हैं ताकि जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं वो एक दूसरे से ना मिले अर्लियर राउंड्स में। तो ये आपको याद रखना है। और इसको क्यों किया जाता है? इसको इसलिए किया जाता है ताकि यार ऑर्गेनाइजर्स जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है, अपर हाफ है, ये है लोअर हाफ, है ना। ये कोई सा फिक्चर है, कोई टूर्नामेंट का फिक्चर है। अब यहाँ पर देखो नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हो रहा है, आयरलैंड और जिम्बाब्वे का भी यहाँ पर लोअर हाफ में पहला मैच हो रहा है। तो अब देखो क्या होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी एक पक्की टीम आगे बढ़ जाएगी और आयरलैंड और जिम्बाब्वे दोनों ही कच्ची टीम से इनमें से कोई आगे बढ़ जाएगा। अब फाइनल किसका हो रहा है भाई साहब? वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है इंडिया और आयरलैंड का। कितने ही लोग वहाँ पर देखने जाएंगे स्टेडियम में? सभी को पता है भाई 99.99% चांसेस क्या है कि इंडिया जीत जाएगी। टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अरे भाई इससे बढ़िया तो किसी यूट्यूबर को पकड़ के उसको एडवर्टीजमेंट दे देते हैं ना, वहाँ से ज़्यादा रीच आ जाएगी यहाँ से इतना पैसा फूकने की बजाय। तो इसलिए क्या किया जाता है, सीडिंग की जाती है। सीडिंग में देखो क्या करेंगे हम, सॉर्टिंग करेंगे, है ना। सॉर्टिंग मतलब चीज़ों को जमा देंगे। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसी भी एक टीम को हम क्या कर देंगे, सेकेंड हाफ में मतलब लोअर हाफ में भेज देंगे और लोअर हाफ से किसी एक टीम को उठा के अपर हाफ में ले आएंगे। तो उससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। देखो जैसे ये रहा, तो इंडिया और जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अब बैलेंस हो गया मामला भाई साहब। ऊपर भी कच्ची पक्की, नीचे भी कच्ची पक्की। तो जो यहाँ पर से बेस्ट ऑफ द टीम रहेगी वही आगे बढ़ेगी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, भाई साहब दबा के पैसे कमाएंगे एडवर्टाइजमेंट वाले। स्पेक्टेटर्स का भी इंटरेस्ट बना रहेगा। स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, है ना। दर्शक भी भाई साहब खूब मस्त चीयर करेंगे, इंडिया इंडिया। तो इस प्रकार से इसी पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। कि स्ट्रॉन्गर टीम्स को एक ग्रुप में ना रहने देना या फिर उनको फर्स्ट राउंड में उनके मैचेस ना होने देना एक साथ। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट राउंड में हमने मैच नहीं होने दिया, सेकंड राउंड में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसी को हम सीडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है स्पेशल सीडिंग का। स्पेशल सीडिंग एक ऐसा मेथड है सीडिंग का जहाँ पर हम प्लेयर या टीम को डायरेक्टली कहाँ पर पहुँचा देते हैं, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में पहुँचा देते हैं, ठीक है। ये जनरली कहाँ पर होता है, जनरली होता है गली क्रिकेट में। जैसे भाई मेरा बल्ला, मेरा स्टंप, मेरी गेंद, तीनों मेरा है, तो मैं सीधा क्या खेलूँगा, सीधा मैं सेमीफाइनल खेलूँगा, है ना। अब सामने वाला भी होता है यार अब सारा ही इसका ही है तो खिला दो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्पेशल सीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चंस न के बराबर ही पूछे जाते हैं। सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन सिंस बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में तो मैंने इसको कवर कर लिया, ठीक। तो सीडिंग में क्या, टीम से प्लेयर को सीधे कहाँ पर पहुँचा दो, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुँचा दो, जिससे उसको एक बहुत ही अलग लेवल का एडवांटेज मिल जाए, तो उसी को हम स्पेशल सीडिंग कहते हैं। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आता है बाय का कंसेप्ट। यार बाय बेसिकली क्या होता है, एक प्रिविलेज होता है, ये एक एडवांटेज होता है जो कि किसी भी टीम को दिया जाता है जहाँ पर फर्स्ट राउंड में उस टीम को मैच नहीं खेलना पड़ता है। बाय का फॉर्मूला बहुत ही आसान रहता है, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम। देखो अब मैं आपको इसको कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। बाय कैसे निकाली जाती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जीवन के अंदर यहीं पर आती है, ठीक है। सो 3 सबसे बेसिक स्टेप्स है, आज तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी ने ये 3 स्टेप्स नहीं बताई है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो भाई साहब जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कितनी टीम्स आपको दे दो आप बाय निकाल के आ जाओगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर से पता करना है नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। तो जनरली क्वेश्चन में ये चीज़ तो दी हुई रहती है ना, कि 5 टीम्स हैं और आपको नंबर ऑफ बाइज निकालना है। तो नंबर ऑफ टीम्स क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स को आइडेंटिफाई कर लो। सेकेंड स्टेप है नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 आपको निकालनी है, जो भी नंबर ऑफ टीम है उसकी। कैसे निकालेंगे भाई साहब, 2 की पावर याद रखना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये सारी पावर्स याद रखना है। जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। अब आप देखो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या है इसके लिए। तो 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, देखो 5 के बाद नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। सो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 इज 8। जैसे अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ टीम्स दे रखी होती 11, तो 11 के बाद नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ क्या है 2, तो 11 के बाद जो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 आ रही है वो आ रही है 16, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाता, 16 आ जाता। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। और थर्ड स्टेप में जो आपने यहाँ पर निकाला और यहाँ पर निकाला, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स 5, तो कितनी बाय देनी है, 3 बाय देनी है।
ठीक है, एक बार आप अपने लेवल पर निकाल के देखना, अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 13 है ना, जल्दी से वीडियो पॉज करो और निकाल के देखो, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 13 है तो कितनी बाइस मिलेगी। देखो स्टेप्स में यहाँ पर बता देता हूँ, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 13 है, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या आ रही है 16 आ रही है, 16 में से 13 को घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से निकालनी है, कोई दिक्कत आ जाए कॉमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों, मैं पर्सनली आपको कॉमेंट करके उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब हम आगे, और अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर जिससे आप नंबर ऑफ बायस को क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो। तो देखो अब बाय तो हमने निकाल ली कि कितनी बाय देना है, जैसे 3 बाय देना है, लेकिन अब दें किस हिसाब से। देखो देना बहुत ही आसान है, जब भी आप फिक्सर बनाते हो तो अपर हाफ और लोअर हाफ यहाँ पर रखते हो, तो अपर हाफ लोअर हाफ, देन इसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट बाय दी जाती है वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाती है। देखो पूरी यहाँ पर मैंने प्रोसीजर लिख रखी है, इस प्रोसीजर को सिर्फ आप पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, तो लोअर हाफ कहाँ रहा है, ये रहा भाई सब लोअर हाफ। लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है, टीम नंबर 17, तो 17 को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट बाय अलॉट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट बाय। सेकंड बाय इज अलॉटेड टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को सेकंड बाय, मतलब टीम नंबर 1 को हमने सेकंड बाय दे दी। बाय मतलब क्या है, फिर उसको वहाँ पर मैच खेलना ही नहीं है, सो बाय बाय कर दिया एक तरह से हमने कि बाय बाय, फर्स्ट राउंड से आपका बाय बाय हो गया, अब आपको यहाँ पर मैच नहीं खेलना, सीधा सेकंड राउंड में मैच खेलना है। तो टीम्स के लिए भी बढ़िया है कि भाई चलो बढ़िया, एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में तो बाहर नहीं होंगे, इतनी बेइज्जती तो नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड बाय कहाँ पर देते हैं, थर्ड बाय लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देते हैं, और फोर्थ बाय हम देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम को, सब कुछ लिख रखा है। देन बाई चांस अगर आपको फिफ्थ बाय देनी पड़ जाए, जैसे यार अगर 11 नंबर ऑफ टीम्स रहती है तो 11 टीम्स के लिए कितनी बाय आपको देनी पड़ती है, 16 माइनस 11, तो टोटल आपको 5 बायज यहाँ पर देनी है। 5 बाय देनी मतलब आप पाँचवीं भी देनी, पाँचवीं कैसे दोगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करोगे। जैसे फर्स्ट बाय आपने दी थी लोअर हाफ की लास्ट टीम को, तो वापस से देखो कि लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी बची अब, तो लोअर हाफ की लास्ट टीम है 16th वाली, तो फिफ्थ बाय किसको दे दोगे, 16th को। सिक्स्थ बाय किसको दोगे, यहाँ पर ऊपर दे दोगे। सेवन्थ बाय कहाँ पर देखो, यहाँ पर दोगे, और एट्थ बाय कहाँ पर दोगे, यहाँ पर दे दोगे। तो इस प्रकार से बायज आपको देनी है। सो एक बार आप बाय एलोकेट करके देख लेना, अगर टोटल नंबर ऑफ टीम 17 है जैसे कि इस केस में मैंने लिख रखा है, तो आप बाय एलोकेट करके देखना, और बाय का नंबर भी लिखना कि बाय 1 किसको दी, बाय 2 किसको दी, है ना, वो आप लिखते हो और मुझे टेलीग्राम पर सेंड भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट, जिससे मैं वहाँ पर चेक भी कर लूँगा एक बार, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना, चलिए, है ना। वैसे तो आंसर आपके सामने मैंने दे ही रखा है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। चलिए बढ़ते फिर हम आगे, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यार देखो नॉकआउट टूर्नामेंट एक्सपेंसिव कम रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम रहते हैं, है ना, बहुत कम मैचेस में काम हो जाता है, क्योंकि जैसे टीम हारती बाहर हो जाती है तो नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ता है, क्योंकि जल्दी से टूर्नामेंट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद टाइम बहुत कम लगता है टूर्नामेंट कंप्लीट होने में, और नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स रहते हैं जैसे अंपायर, रेफरी, टाइम कीपर्स, ये भी कम अपने को चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने पास क्या है, टोटल 6 टीम्स हैं, 6 टीम्स के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे, n-1, मतलब टोटल 5 मैचेस यहाँ पर होंगे, ठीक है। और अगर 6 टीम्स लीग है तो लीग में कितने मैचेस होंगे, n इंटू n-1/2, तो 6/2 3 इंटू 5 टोटल 15 मैच होंगे। तो देखो कितना अंतर पड़ गया। अगर हम नॉकआउट की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मैच होंगे, लीग की बात करें 15 मैच होंगे, डबल लीग की बात करें 15 दूनी 30 मैच होंगे, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर रिसोर्सेज भी ज़्यादा कंज्यूम होंगे, अगर आप 15 मैच करवाओगे तो ज़्यादा ऑफिशियल्स की रिक्वायर रहेगी, लेकिन नॉकआउट में कम ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट में काम चल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है भाई साहब, डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यार बहुत ही पक्की टीम है लेकिन उसका दिन खराब चल रहा था और पहला ही मैच हार गई। जैसे जनरली मुंबई अपना पहला मैच हार जाती है ना, और मुंबई ने 5 बार आईपीएल का टाइटल जीता है, तो अगर नॉकआउट टूर्नामेंट होता आईपीएल तो मुंबई बहुत कम बार, है ना, ट्रॉफी जीत पाती। देन उसके बाद देयर आर मैनी चांसेस दैट वीक टीम्स को फाइनल में आने का मौका मिल जाए और स्पेक्टेटर्स का फिर इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, तो ये भी हो सकता है नॉकआउट में। देन इसके बाद लीग टूर्नामेंट को मैंने आपको बताया, ठीक है, सिंगल लीग, डबल लीग होता है, राउंड रॉबिन या बर्जर टूर्नामेंट के भी नाम से इसको हम जानते हैं। बढ़ते फिर हम आगे और अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लीग टूर्नामेंट का एक और नाम क्या होता है, तो लीग टूर्नामेंट का एक और नाम रहता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये अभी हमने पढ़ा था। एक और नाम क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, वहाँ से सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया था आपकी बार। देन नेक्स्ट है कि अगर स्ट्रॉन्गर टीम्स को कंपीट करने से हमें रोकना है इनिशियल राउंड में तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें सीडिंग करनी पड़ेगी, है ना, बाय नहीं देंगे यहाँ पर, सीडिंग देंगे, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग टीम्स को कंपीट करने से रोकना है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ बाय कहाँ पर दी जाती है, तो हमने देखा था फोर्थ बाय कहाँ पर दी जाती है, लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, तो जो अपर हाफ रहता है उसके लास्ट टीम को फोर्थ बाय दी जाती है, तो ये याद रख लेना।
देन उसके बाद सीबीएसई के सैम्पल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन सबकी बार आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो व्हाट इज़ अ बाय, तो बाय क्या होता है, बाय बेसिकली एक एडवांटेज होती है जो कि किसी भी टीम को दी जाती है ताकि उसको इनिशियल राउंड्स में मैच ना खेलने पड़े। देन असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन आया कि प्लानिंग फॉरमोस्ट फंक्शन होता है स्पोर्ट्स का और इससे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो जाता है, तो बिल्कुल यार एकदम सही है। देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले असर्शन को देखो क्या ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है, फिर रीजन को देखो क्या ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है, देन उसके बाद फिर दोनों के बीच का रिलेशन देखो कि क्या जो आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल यार इस केस में आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन इसके बाद ये भी अब की बार सैम्पल पेपर में प्रश्न आया था कि कॉन्सोलेशन जो टूर्नामेंट रहता है वो किसका पार्ट रहता है, मैंने आपको बताया था है ना, सेमीफाइनल में जो 2 टीम्स हारी उसका मैच करवाया तो क्या हो गया, एक सांत्वना पुरस्कार मिल गया, सो ये नॉकआउट का पार्ट रहता है। नेक्स्ट है बर्जर सिस्टम किसको बोलते हैं, बहुत ही आसान है, अभी हमने देखा कि राउंड रॉबिन जो टूर्नामेंट्स रहते हैं उसको हम बर्जर सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करना है कमिटीज़ को, तो देखो फर्स्ट एड कमेटी का काम रहता है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कमेटी क्या करती है, लोगों को शिफ्ट करेगी खिलाड़ियों को, देन फाइनेंस कमेटी मनी और एक्सपेंडिचर का मामला देखेगी, टेक्निकल कमेटी कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो उसको सॉल्व कर देगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ना। एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे कि डी का आंसर 4 है तो मतलब ये और ये तो होंगे ही नहीं। देन बी का आंसर 3 है, फाइनेंस कमेटी डील करती है मनी और एक्सपेंडिचर से, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक केस स्टडी यहाँ पर पूछी गई कि रोहन सतीश ऑर्गेनाइज कर रहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट को नॉकआउट बेसिस पर, और उन्होंने देखा कि रिस्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है टूर्नामेंट में क्योंकि 2 अच्छी टीमें वो क्या हो गई टूर्नामेंट से डिफीट हो गई। तो इस तरह के प्रोविजंस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो यार अच्छी टीम्स का इनिशियल राउंड्स में मुकाबला ना हो, इसके लिए कौन सा कंसेप्ट है, इसके लिए आपको सीडिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज सॉल्व करवा देता हूँ जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव केस स्टडीज़ है और इसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सो विद द एम ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस, टीचर क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज करता है कंपटीशन को, और यहाँ पर क्या बोला जाता है आपसे कि जो कमिटीज़ का वर्क है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था कि कोई भी कमिटी हो 3 पार्ट में वो काम करती है, एक तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, टूर्नामेंट के पहले, ड्यूरिंग और बाद में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग जस्ट अभी अपनों ने किया था यही वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है ना। फर्स्ट एड कमेटी क्या करती है, मेडिकल, देन ट्रांसपोर्ट कमेटी शिफ्टिंग, फाइनेंस कमेटी मनी एंड टेक्निकल कमेटी रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं होता है, तो हाई परफॉर्मेंस अचीव करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि यार तुझे फर्स्ट ही आना है इसलिए टूर्नामेंट खेलना ही, टूर्नामेंट हम इसलिए खेलते हैं ताकि आपको रिक्रिएशन फैसिलिटी मिले, डिसिप्लिन अच्छा हो जाए, है ना, 2 खिलाड़ियों का एक प्लेटफॉर्म पर आके मिलन हो, तो इसलिए हम टूर्नामेंट को खेलते हैं, न कि हर एक खिलाड़ी को टॉपर बनाने के लिए, हर एक खिलाड़ी को फर्स्ट लाने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। देन नेक्स्ट अपने पास एक कुमार एथलीट है, ठीक है, और आफ्टर लॉकडाउन ही वेंट टू सी हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर। देन जैसे उन्होंने इसको देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इसने वेट गेन कर लिया है, ही ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी स्टूडेंट्स ने वेट गेन किया है, सो द फिजिकल एजुकेशन टीचर ने डिसाइड किया कि हम इंटर हाउस टूर्नामेंट कंडक्ट करेंगे, और यहाँ पर टीचर ये कंडक्ट करना चाहता है टूर्नामेंट को लीग बेसिस पर। सो आपको बताना है कि कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज़ द बेस्ट। क्यों लीग मेथड बेस्ट है, क्योंकि लेस टाइम पीरियड नहीं, ये तो नॉकआउट का फीचर है, लिमिटेड ऑफिशियल नॉकआउट का फीचर है। देन उसके बाद प्लेयर्स वुड बी लेस टायर्ड, ये भी नॉकआउट का फीचर है क्योंकि कम मैचेस होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि यार जो ट्रू विनर है वही निकल के आता है लीग टूर्नामेंट में, क्योंकि मल्टीपल चांसेस उसको मिल जाते हैं ना। नॉकआउट में तो हो सकता है कि ट्रू विनर पहले ही बार हो जाए, लेकिन नॉकआउट में लेकिन लीग में ऐसा नहीं होगा। 7 टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो यहाँ पर कितने मैचेस होंगे, हालांकि नंबर ऑफ मैचेस वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डबल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला रहता है क्या, n इंटू n माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ डबल लीग। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू 6, 7 6 42, तो आंसर आ जाएगा ए। आइए अब मैं आपको कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर असर्शन रीजन में सबसे पहला प्रश्न है अपने पास प्लानिंग, ये अपनों ने अभी देखा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, कि प्लानिंग फॉरमोस्ट फंक्शन है स्पोर्ट्स का और ये एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि एक बाय एग्जेम्प्ट कर देती है सम टीम्स फ्रॉम प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड, तो बिल्कुल सही बात है यार, बाय में क्या होता है एक प्रिविलेज मिल जाता है किसी भी टीम को ताकि उसको फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना पड़ता, तो ए इज इंडिपेंडेंटली करेक्ट। बी क्या है, सॉर्टिंग ऑफ टीम इज मेड जस्ट लाइक स्टेयरकेस एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इवन एंड ऑड, ठीक है। तो जब हम ये फिक्सर वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, लीग फिक्सर में स्टेयरकेस मेथड जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इसको देखेंगे।
सो बिल्कुल ये भी सही है कि स्टेयरकेस मेथड में आप क्या करते हो, टीम्स को जस्ट सॉर्टिंग कर देते हो कि स्टेयरकेस में, और यहाँ पर इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं रहता। तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक बाय की बात कर रहा है, एक फिक्चर्स में आपका स्टेयरकेस की बात कर रहा है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली करेक्ट या ट्रू, लेकिन दोनों का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई यहाँ पर लेना देना है ही नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल भाई साहब सच बात है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो आप घुलोगे मिलोगे बाकी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज़ है, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट करते हैं सोशल हैबिट को, तो ये बात भी एकदम परफेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कॉम्बिनेशन वाले टूर्नामेंट से मैंने आपसे पूछा भी था, बताया भी था आपको, मतलब कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जोनल मैचेस में। बिल्कुल सही बात है यार, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जोनल मैचेस या ग्रुप मैचेस में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड देर आर 1-to-1 मैचेस और 2 players ऑन ईच साइड एक्सेप्टिंग द चैलेंज इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देखो यहाँ पर घपला हो गया, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा पर चैलेंज आएगा। चैलेंज टूर्नामेंट में तो होता है, चैलेंज करता है, अरे भाई आ जा मेरे से भिड़, तो बोलता है हाँ भिड़ता हूँ भी, तो इस प्रकार से चैलेंज यहाँ पर आएगा। सो आर गलत है, ए सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट नोट्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा। मैं आपको फिजिकल एजुकेशन की कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आप आराम से घर पर बैठ के सॉल्व करना, उसके सोल्यूशंस भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो यार उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।